70 के दशक में एक फिल्म आई थी चाचा भतीजा। उस फिल्म का डायलॉग है, अगर दुनिया में मोहब्बत है तो पराये भी अपने हो जाते हैं और मोहब्बत नहीं है तो फिर खून भी खून को नहीं पहचानता। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार अजित पवार के ऊपर यह डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है। चुनावी मैदान में दोनों आमने सामने हैं। 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके अजित पवार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके बहुत सारे बयानों की खूब चर्चा देश भर में हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र को जीतने के लिए क्या है प्लान, उनसे जानेंगे। एबीपी न्यूज पर अजित जी बहुत स्वागत है आपका। चित्रा जी नमस्ते। कैसी है तैयारी आपकी? हमेशा जैसे चुनाव में तैयारी चलती है वैसे ही तैयारी हमारी चालू है। 5 बार रिकॉर्ड उप मुख्यमंत्री आप रहे हैं। इस बार दिल की क्या तमन्ना है? 5 बार रिकॉर्ड उप मुख्यमंत्री अलग अलग yes. वक्त पर आप रहे। इस बार की क्या है दिली तमन्ना? इस बार दिल की तमन्ना ये है कि पहले हमारे महायुति के 175 से ज़्यादा विधायक चुन के आने का टारगेट हमने रखा है और उसी हिसाब से हमारा काम चालू है। अभी लास्ट वीक है, अभी आखिरी हफ्ता चल रहा है। हर रोज 4-5 सभा ले रहा हूँ। किन मुद्दों पर इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो रहा है? एक तो हमने महायुति गवर्नमेंट में पिछले कुछ सालों में जो काम किया है वो काम हम लोगों के सामने रखते हैं। फिर हमारी जून में जो बजट हुआ वो बजट में हमने जो अच्छे योजनाएं लाई थी, लाडली बहना हो या मुफ्त बिजली हो या युवा युवतियों को स्टाइपन देना हो या दूध के लिए इंसेंटिव देना है, फार्मर्स को देना हो, ऐसे 3 गैस सिलेंडर फ्री देना हो साल में, ये जो योजना है उसके बारे में हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं। और महायुति का गवर्नमेंट आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र का महायुति का गवर्नमेंट ये इनका ठीक तरह से जमता है, तो वहाँ से ज़्यादा फंड्स अपने महाराष्ट्र को लाने के लिए हम सक्सेस हुए हैं। अजित पवार जी, आप तमाम कामकाज गिना रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार के ऊपर चाहे उद्धव ठाकरे हों चाहे कांग्रेस शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ज्यादा योजनाएं जो महाराष्ट्र को भी मिलनी चाहिए थी वो गुजरात शिफ्ट हो रही हैं। नहीं, और एक बड़ा मुद्दा इसको इस चुनाव में बना दिया गया है। नहीं, वो योजनाएं शिफ्ट हुई ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट यहाँ से शिफ्ट हुए, लेकिन वैसा नहीं। आप चित्रा जी देखो, आज भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई की आती है वो अपने महाराष्ट्र में आती है। महाराष्ट्र ही नंबर 1 पे है पूरे देश में, जो भी स्टेट है उसमें। लेकिन क्या है, वो हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ, जैसे पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त उन्होंने फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, संविधान बदलने वाले हैं, रिजर्वेशन निकालने वाले हैं, ऐसा कुछ बता के लोगों के मन में एक अलग इशू पैदा किया था। लेकिन इस दफ़ा ये आप भी करना चाहते, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इस बात को स्वीकार रहे हैं कि महाराष्ट्र का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंडस्ट्री गुजरात नहीं शिफ्ट की गई है, सब महाराष्ट्र को ही मिला है, मुंबई को मिला है? हमारा ये कहना है कि कौन सा हम समझो एक प्रोजेक्ट आपको डालना है, कोकण एरिया में डालना है, आपको वहाँ 5000 एकड़ लैंड चाहिए, तो अभी हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है। हम फार्मर्स के साथ बात करते हैं, उनको भी वो विरोध न करे ऐसा उनको, उनके लैंड को हम दाम देते हैं और फिर वो लैंड अपने कब्जे में लेके इंडस्ट्रीज वालों को देते हैं। ऐसा हमारा काम चलता है। ठीक है अजित पवार जी, हाल ही के आपके बहुत सारे ऐसे डायलॉग या भाषण रहे जो महायुति को असहज करते हुए नजर आए। मैं उस सवाल पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ा बयान जो पिछले 2 दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, वो है 2019 में जब आपको डिप्टी सीएम बीजेपी के साथ मिलकर बनाया गया था, तो शरद पवार जी, गौतम अडानी, देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम लोग एक साथ मौजूद थे। नहीं, उसमें देवेंद्र जी, सॉरी, बाकी के थे, गौतम अडानी जी नहीं थे। गौतम अडानी जी नहीं थे। एक दफा क्या होता है चित्रा जी, आप अभी दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में अलग अलग जगह कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग रहती है, तो कभी आपके गेस्ट हाउस में रहती है, कभी और कोई जगह दूसरे रहती है। तो एक मीटिंग उनके गेस्ट हाउस में रही थी, इसीलिए मैंने उनको बताया कि गौतम जी अडानी के यहाँ मीटिंग हुई थी, वो गेस्ट हाउस में थी। लेकिन एक दफ़ा हमारी 6 मीटिंग हुई और वहाँ वो बिल्कुल
पॉलिटिक्स में उनको ऐसे मीटिंग में इंडस्ट्रीज रहते ही नहीं, तो उनका सवाल ही नहीं उठा। मतलब दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी, 6 बार मीटिंग हुई थी कि बीजेपी के साथ जाना है या नहीं, और गौतम अडानी के गेस्ट हाउस में हुई थी, एक बार वो मौजूद थे, बाकी मीटिंग में मौजूद नहीं, एक बार उनके गेस्ट हाउस में हुई थी, वो कभी भी कोई भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। बीजेपी और एनसीपी के बीच जो मीटिंग हुई थी, गौतम अडानी उसमें मौजूद नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। शरद पवार जी, वो बाकी के लोग थे वहाँ, अमित भाई थे, अपने प्रफुल्ल पटेल थे, मैं था, देवेंद्र जी थे, पवार साहब थे, ऐसे लोग थे। शरद पवार जी थे वहां पे, लेकिन शरद पवार जी सभी मीटिंग में नहीं थे, लेकिन एक दो मीटिंग में तो थे। 2019 में जब कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए आप ये लोगों देखो, की सरकार बनी थी बीजेपी उस के टाइम साथ, भी बीजेपी के साथ जाने का मन बनाया था पार्टी ने, उसके लिए ही हम कैसे मीटिंग कर सकते हैं? पार्टी का फैसला था, शरद पवार जी का फैसला था? पार्टी का फैसला, पवार साहब यानी पार्टी का ही फैसला था ना। शरद पवार जी का ये फैसला था कि 2019 में बीजेपी के साथ जाएं, अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ लें। वैसा नहीं, उनका ये फैसला था कि पार्टी जैसे शिवसेना के साथ गई, बाद में पहले बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी एक हुए, मेजॉरिटी की, और उनका सरकार आया, उनका गवर्नमेंट आया। उससे पहले ये कोशिश हुई, और इसके बारे में मैंने बहुत दफ़ा चित्रा जी कहा, हमारी 20 तारीख को चुनाव है, 20 तारीख के लिए ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आगे के चुनाव के लिए। बिल्कुल, हाँ, ये चुनाव होने के बाद एक दफ़ा 2 घंटा बैठेंगे पूरा, मैं आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो मैं बताऊंगा कि मिनट टू मिनट कैसा कैसा हुआ। पूरे देश का इंटरेस्ट इस बारे में है अजित पवार जी के। शरद पवार जी के कहने पर आप लोग सरकार में जाते हैं, और फिर शरद पवार जी ने अपने आप को पीछे क्यों खींच लिया? अगर वो सहमत थे, उनकी वजह से, आपने कहा पार्टी ही शरद पवार थे, शरद पवार ही पार्टी थे, और शरद पवार के कहने पर आप फिर कुछ दिनों के भीतर इतना बड़ा बदलाव क्यों हो गया? उन्होंने आपके ऊपर से अपना हाथ खींच लिया, आशीर्वाद बारे खींच लिया। में मैं अभी कुछ बात नहीं करना चाहता। ये हमारे आने वाले चुनाव में ये इशू नहीं है। हमारा महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी और बाकी हमारे अलग अलग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, अलग अलग कुछ ग्रुप बनाए हैं, तीसरी आघाड़ी बनाई है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन गौतम अडानी वाले मामले में चूंकि इस तरह के इंटरव्यू में आपको कोट करके बातें कही गई हैं, उसको लेकर उद्धव ठाकरे निशाना साध रहे हैं कि धारावी का प्रोजेक्ट हो, मुंबई महाराष्ट्र का दूसरा प्रोजेक्ट हो, उसको अडानी को देने के लिए अडानी के नेतृत्व में या उनके मौजूदगी में बैठक हुई थी, और खुद इस बात को अजित पवार स्वीकार कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे अब इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे सबको, देश को बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ, अलग अलग मीटिंग 6 हुई, उसमें से एक गेस्ट हाउस में हुई, वो बिल्कुल नहीं थे, एक भी मीटिंग में नहीं थे। उद्योगपति का उसमें कुछ काम ही नहीं रहता, इंडस्ट्रीज अपना काम करते हैं, पॉलिटिशियन अपना काम करते हैं। तो उस इंटरव्यू का हवाला लोग दे रहे हैं, वो आपका ऑडियो, मैंने कहा ना, हाँ। ये इंटरव्यू मैंने ये जो अभी बोल रहा हूँ वो ज्यादा सही है। ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि गौतम अडानी की मौजूदगी नहीं थी। अब मैं आ जाती हूँ महायुति को लेकर जो आपके बयान सामने आए हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, वो आपको यानी कि अजित पवार को सूट नहीं कर रहा है। आपने कई मंचों से इसकी मुखालफत की है। नहीं कर रहा है, ये महाराष्ट्र के माहौल में सूट नहीं करता है। नहीं करता। फिर बीजेपी के नेता क्यों आकर इस नारे को अपना बिल्कुल बाहर के स्टेटमेंट के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन उनको महाराष्ट्र का, यहाँ के लोगों का सोचना, यहाँ के लोगों को सोचकर फिर वोटिंग के लिए जाना, उसमें यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पूरे महाराष्ट्र में सांदा से बांदा तक लोगों के मन में गई है, और वो उसी हिसाब से सोचते हैं। ये शायद ऐसे नारे नॉर्थ में लोग सुनते होंगे और उनके बारे में सोचते होंगे शायद, लेकिन यहाँ पर तो अभी बीजेपी के नेता मानने को तैयार नहीं है। कुछ जगहों पर होर्डिंग्स लगाए गए थे और आकर तो आपने आपत्ति जताई है कि ये नारा महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा बीजेपी के नेताओं से। मैंने बताया ना आपको, बार बार क्यों दोहरा, मैंने बताया कि महाराष्ट्र के लोगों को ऐसे नारे नहीं चलते। तो योगी आदित्यनाथ जी को इस तरह के नारे महाराष्ट्र में नहीं बोलने चाहिए। नहीं, ये देखो आप क्या करते हैं,
मैंने खाली बताया, किसी ने भी आपने कल नारा किया तो भी वो आपने किया हुआ नारा यहाँ चलने वाला नहीं है, इतना ही मेरा कहना है। प्रधानमंत्री जी का एक है तो नेक है नारा चल रहा है, क्या ये ठीक है? एक है तो नेक है, ये नारा हम सब यहाँ बैठे वो सब एक है तो सेफ है, ऐसा है। उसमें आप गलत बात क्यों निकाल रहे? जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे हम सब एक है। पूरा भारत बोलो एक है या पूरा महाराष्ट्र बोलो एक है, हम सब एक है तो सेफ है। ये वाला नारा सूट कर रहा है। ऐसे मैं जैसे सोचता हूँ वैसा, हम सब एक है, हम सब एक है तो सब सेफ है। लेकिन महाविकास अघाड़ी के लोग इस नारे को लेकर भी अपनी आपत्ति जता रहे हैं। ये देखो चित्रा जी, हमारी जो मराठी भाषा है वो किस एंगल से आप देखते उसके ऊपर बहुत कुछ रहता है। मैंने उस नारे को हम सब महाराष्ट्रियन एक है तो सेफ है या हम सब भारतीय एक है तो सेफ है। यहाँ पर आप लोगों की ओर से खासतौर से महायुति महाविकास अघाड़ी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रहा है। महायुति में आप एकमात्र ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो जब इस तरह के नारे आते हैं बटेंगे कटेंगे, आपको लगता है कि वो आपको नुकसान करेगा? नहीं, मैं आपके साथ पहले दफा ही इंटरव्यू कर रहा हूँ, शायद मेरा आपको स्वभाव मालूम नहीं होगा। मैं हमेशा मुझे जो ठीक लगता है वैसा बोल देता हूँ, पब्लिक मीटिंग में भी बोल देता हूँ, इंटरव्यू में भी बोल देता हूँ। इसीलिए मैंने 6 लोगों को टिकट दिया था, लेकिन बाद में हमारा एक नेवासा का शेख कैंडिडेट, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दादा हम मुझे टिकट दिया तो हमारे दोनों में बंटवारा होगा और वहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो मुझे विड्रॉ करने की आप परमिशन दे दो। हमें पार्लियामेंट्री बोर्ड को उन्होंने रिक्वेस्ट की और फिर हमने सबने मिलके उसको विड्रॉ करने की परमिशन दी और वो अभी महायुति का कैंडिडेट का काम कर रहे। कल या परसों मैं श्रीरामपुर में था, तब भी वो मुझे मिला था। नवाब मलिक को लेकर खासतौर से बीजेपी के लोग बार बार कुछ शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी पार्टी सहज नहीं होती है। वो लोग चाहते भी नहीं थे कि उनको टिकट मिले, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। कुछ आतंकवादी शब्द तो कुछ दाऊद के गिरोह से अलग अलग तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद नवाब मलिक के मामले में आप बटे नहीं, टिके रहे। चित्रा जी, अगर किसी के ऊपर कुछ पुरावा न होते हुए कोई एलिगेशन हुआ तो आप उसको दोषी ठहराएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अपना कानून ये कह देता है कि किसी के ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद वो शिक्षा के लिए पात्र रहता है। ऐसे तो अपने देश में इतने लोगों के ऊपर एलिगेशन हो रही है, हमने सबने देखे। बोफोर्स का आरोप राजीव गांधी के ऊपर हुआ था, बिल्कुल। कितना माहौल ये किया, गवर्नमेंट गया, वीपी सिंह का शायद गवर्नमेंट आया था जी। ऐसे कुछ होता है तो इंक्वायरी चालू है, उसके बारे में आगे की जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो चालू है। आरोप हम जैसे पहले से बहुत सालों से नवाब भाई मलिक साहब को देखते हैं, वो देखते हुए ये आरोप उनके ऊपर बिल्कुल बेबुनियाद किए गए हैं, ऐसा मेरा कहना है। फिर भी बीजेपी क्यों नहीं मानती? उसके नेताओं को क्यों नहीं समझाते हैं आप? उसके बारे में अभी हमारे पास टाइम नहीं है। हम फर्स्ट प्रायोरिटी 20 तारीख को दी है, 20 तारीख होने के बाद हम समझाएंगे। इस चुनाव के दौरान एक चीज और देखी गई है कि आप लोगों की ओर से, खासतौर से आप, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट पर तो ज्यादा आक्रामक होकर आप वार कर रहे हैं। शरद पवार जी को लेकर एक सॉफ्ट रुख है। क्या लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के बाद या लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार पर आप लोग ज्यादा आक्रामक रहे थे और आपके मन मुताबिक नतीजे नहीं आए थे? क्या उसकी वजह से टोन डाउन किया गया है उनको लेकर? चित्रा जी, मेरे अगर पब्लिक मीटिंग में आपने देखा, मैं पॉजिटिव सोचने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैंने कभी भी
उद्धव जी के खिलाफ, पवार साहब के खिलाफ या किसी के खिलाफ आरोप नहीं किए। एक मुझे स्टेटमेंट दिखाओ, एक, कि जब ये चुनाव शुरू होने से पहले 2-3 महीने हम पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे, मैं जनसम्मान यात्रा के माध्यम से भी मेरे लाडली बहनों के मिलने के लिए जाता था, वहाँ मीटिंग लेता था, उनको समझाता था, मेरा जो काम चालू है वो सब मैं दिखाता था। ये सब हमने देखा है। तो मैंने तो कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं किया। शरद पवार जी से आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आपकी? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत दिन से तो बात नहीं हुई। काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए। बारामती से आप चुनावी मैदान में हैं। शरद पवार ने अपनी पत्नी खुद सुप्रिया जी वहां से कैंपेनिंग कर रही हैं। आपके सगे भतीजे को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इससे आप दुखी भी हैं? अभी दुखी होने से क्या फायदा है? हाँ। चुनाव कोई भी, आप भी मेरे खिलाफ खड़े हो गए तो मुझे चुनाव लड़ना ही है, या दूसरा कोई भी खड़ा होगा तो चुनाव लड़ना ही है। अभी दुख सुख, ये चुनाव में दुख सुख नहीं देखा जाता। बारामती में ऐसा लग रहा है शरद पवार जी ने पूरी ताकत लगा दी है कि आपको हराना है, इस तरह का है क्या? वो उनका अधिकार है। मैं मेरी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, मैं जीत के आना चाहिए। उनको जो भी ताकत लगानी है वो लगा सकते हैं। बारामती से आपकी पत्नी उतरी थी आपकी बहन सुप्रिया के खिलाफ, तो वहां पे गलती हो गई थी? यस, गलती हुई थी। मैंने बहुत दफा चित्रा जी कहा है कि मेरी गलती हुई थी। तो इसीलिए बोला था ताकि बारामती से कोई और शरद पवार गुट का कैंडिडेट खड़ा ना हो? नहीं, उन्होंने किसको खड़ा करना, क्या करना, खड़ा करना वो पार्टी का अधिकार है, उसका और इसका ही कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आपने अपना चुनाव चिन्ह घड़ी लगा कर रखी हुई है, जिसकी टिक टिक समय के साथ आगे भी बढ़ रही है। वो कितना आपको फायदा करेगी ये देखना होगा। लेकिन आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया, नाम भी पार्टी का मिल गया, उसके बावजूद लोकसभा में आप लोगों का उस तरह का प्रदर्शन क्यों नहीं रहा? कहाँ कमी रह गई थी? वहाँ फेक नैरेटिव बहुत सेट हुआ। एक तो संविधान बदलने वाले हैं, दूसरा माइनॉरिटी हमारे तरफ से दूर चली गई, बैकवर्ड क्लास हमारे तरफ से दूर चला गया। ये 2-3 जो भी उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसकी बहुत बड़ी कीमत हमें भी चुकानी पड़ी, और हमें ही नहीं, हमारे महायुति को चुकानी पड़ी। आप देखो, पूरे देश के रिजल्ट्स अलग आए, लेकिन महाराष्ट्र के और उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स जैसे आना चाहिए थे वैसे बिल्कुल नहीं आए। उसका कारण ये भी था, और एक कारण था, प्याज एक्सपोर्ट बंदी थी, प्याज की एक्सपोर्ट के लिए बंदी थी, तो रेट बहुत ही नीचे आए थे, फार्मर्स बहुत ही नाराज थे, बहुत ही, यानी, और ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट में इसका इफेक्ट हो जाता है। नासिक, नगर, पूना, सातारा, सोलापुर, इस एरिया में बहुत सा प्याज उगाने वाले हमारे फार्मर्स है। अभी मना लिया गया है फार्मर्स को? नहीं, अभी तो हमने एक्सपोर्ट शुरू किया। एक्सपोर्ट तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमने उनको कहा कि ये एक्सपोर्ट बंदी उठाओ, अच्छी तरह से उनको दाम मिलने दो, वो फिर खुश हो जाएंगे। तो अभी अच्छी तरह से दाम मिल रहे हैं। ठीक है, आपके साथ चुनावी कैंपेनिंग में हमें भी जाना है, क्योंकि बहुत भीड़ उमड़ती है महिलाओं को लेकर। खासतौर से हमने देखा है कि किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है। वोट में क्या ये कन्वर्ट होगा, ये सवाल मैं पूछूंगी जब ग्राउंड में आपके साथ चलेंगे। आखिरी के 2 सवाल जल्दी जल्दी मैं आपसे जान लेती हूं। आपने कहा कि फार्मर्स नाराज थे, लोकसभा में नुकसान हुआ, और भी तमाम फेक नैरेटिव जो विपक्ष की ओर से उठाए गए थे, उसके कारण आपको उस समय अपेक्षित सीटें नहीं मिली। लेकिन इस बार तमाम बातों को दूर कर लिया गया है। अब मेरा ये सवाल है कि आपको लेकर, खासतौर से जब बीजेपी और शिंदे सरकार बनी थी 2022 में, तो उतनी सीटें तकरीबन वो भी लेकर आए थे। आप जब बीजेपी के साथ जुड़े, उतनी सीटें आप भी लेकर आए। लेकिन जब सीट देने की बात होती है गठबंधन में, तो लोकसभा में भी आपको कम सीटें पकड़ा दी जाती हैं, विधानसभा में भी आपको शिंदे के मुकाबले, मुख्यमंत्री शिंदे के मुकाबले कम सीट दे दी जाती हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? इसके पीछे हम सब बैठे थे, हमने सबने मिलकर डिसीजन लिया। वो अभी डिसीजन हुआ है, जो हुआ है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम आगे जाना चाहते हैं। हम आगे जा रहे, हमारे सब कार्यकर्ता, हमारे सब साथी प्रचार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता के लाने की कोशिश कर। और इस वक्त एक खबर है, पूनम महाजन ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का विरोध किया है। जो बातें आप कह रहे हैं, बिल्कुल वही नेता पंकजा मुंडे
और इन लोगों की ओर से भी कही जा रही हैं। नहीं, हर एक को किसने क्या स्टेटमेंट के बारे में विरोध करना नहीं करना हर एक का अधिकार है। संविधान ने हर एक को वो अधिकार दिया है, उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने बताया। पंकजा मुंडे ने कहा है कि बटेंगे कटेंगे वाला नारा सही नहीं वही है। तो उसको अधिकार है ना, वो एक विधायक है हमारे साथ काम करने वाली बीजेपी की एक लीडर है, उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने बताया होगा।